नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दैनिक पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, आज जो अपना टॉपिक है वो है स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता के प्रकारों की जब हम बात करें उससे पहले कुछ निर्देश आप सभी के लिए। जो यूजीसी नेट के विद्यार्थी हैं उनको पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये टारगेट हमने लिया है और पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी, उनका चूंकि सिलेबस पूरा अलग है और उनको नोट्स भी वहां दिए जा रहे हैं। कहां पर? ऐप के ऊपर। तो उनको वहां दो सेक्शन में वो चीज मिलेगी। एक तो होता है चैट ऑप्शन के ऊपर क्लासें मिलेंगी, और जो स्टडी मटेरियल ऑप्शन है वहां पर आपको मिल रहा है नोट्स। ठीक है ना? तो इसलिए वो वहां दो जगह चेक करें और फिर परेशान ना हो, मुझे बार बार मैसेज न करें। इसके लिए आप जो है गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। ठीक है ना? और बाकी राजनीतिक सिद्धांतों की क्लासें चूंकि दोनों की सेम है तो यूट्यूब पर भी आ रही हैं और ऐप पर भी जा रही हैं। फिर जैसे डिवीजन हो जाएगा आपका, अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो उसमें दोनों में परिवर्तन भी उसी अनुपात में होगा, उसी तरीके से होगा। यूजीसी नेट वालों को यूट्यूब पे और बाकी को ऐप पर मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम प्राकृतिक स्वतंत्रता की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम स्वतंत्रता के प्रकारों की। तो उसमें पहला प्रकार आता है प्राकृतिक स्वतंत्रता। और जैसे ही प्राकृतिक स्वतंत्रता शब्द आता है ना, तो एक महत्वपूर्ण विचारधारा के लोग आकर के खड़े हो जाते हैं, वो है समझौतावादी। और समझौतावादियों की जब हम बात करें तो उसमें तीन प्रमुख विचारक हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। तीनों ने प्राकृतिक स्वतंत्रता को स्वीकार किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह आती है कि तीनों ने अलग अलग तरीके से स्वीकार किया। हॉब्स ने जब प्राकृतिक स्वतंत्रता को स्वीकार किया तो उसने स्वीकार किया था स्वच्छंदता के रूप में। इस रूप में स्वच्छंदता या जंगल की आजादी। मतलब ये कि मनुष्य पे कोई प्रतिबंध नहीं, एक व्यक्ति दूसरे को मार भी रहा है तो वो भी क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है, अराजक अवस्था थी। हॉब्स ने खुद ने कहा था कि वो प्राकृतिक अवस्था अराजक अवस्था थी, एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति मार रहा था। वो स्वतंत्रता का एक पार्ट था, लेकिन वो स्वतंत्रता के रूप में थी। प्रकृति ने स्वतंत्रता सबको दे रखी थी, तो प्राकृतिक स्वतंत्रता थी उस समय। ठीक है, फिर आता है लोक। तो लोक कहता है कि भाई प्रकृति ने स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन सिस्टमेटिक बनाए रखने के लिए कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, ये तीन चीजें जो प्रकृति ने व्यक्ति को उपलब्ध करवाई थी, ठीक है, तो उन प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वतंत्रता मिली थी उसको। तो लोक के अकॉर्डिंग व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था के अंदर जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के तीन अधिकार मिले थे। मतलब स्वतंत्रता किस रूप में मिली? अधिकार के रूप में। अब उसको स्वतंत्रता को बनाए रखने का काम था शासक का। शासक को उसने दिया। तो इसका मतलब कि लोक सही रूप में सिस्टमेटिक स्वतंत्रता उपलब्ध करा रहा है, इसलिए लोक को स्वतंत्रता का जन्मदाता कहते हैं। विशेष रूप से प्राकृतिक स्वतंत्रता का जन्मदाता हम उसे कह सकते हैं। सिस्टमेटिक रूप से उसने उपलब्ध करवाई थी। फिर उसके बाद आता है रूसो। और रूसो ये कहता है कि भाई प्रकृति ने स्वतंत्रता तो दी, लेकिन जब मनुष्य पैदा होता है उस समय तो वो बहुत स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन आने के बाद फिर वो बेड़ियों में जकड़ जाता है। कहने का मतलब प्रकृति की स्वतंत्रता को जो है वो यहाँ के लोग दबा लेते हैं, उसे समाप्त कर देते हैं। तो तीनों ने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो किसकी चर्चा की, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में जो है वो चर्चा की है। किसके संबंध में? स्वतंत्रता के संबंध में। लेकिन तीनों ने प्राकृतिक स्वतंत्रता पे अपने विचार रखे हैं। शुरुआत करते हैं हम इसमें हॉब्स से। तो हॉब्स के बारे में मैंने बताया कि हॉब्स कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रहा है? स्वच्छंदता या जंगल की आजादी, बिल्कुल स्वतंत्रता, जिसमें जो कोई व्यक्ति दूसरे को मार भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, वो स्वतंत्रता मानी जा रही थी। फिर मानव के कार्य पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध उसमें नहीं था। किसमें? हॉब्स वाली स्वतंत्रता में। और उसके बाद कौन सी आई? रूसो की। मुख्य संबंध जब स्वतंत्रता का हम देखा जाता है तो वो किससे रखा जाता है? रूसो से। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मुख्य संबंध सही रूप में रूसो से रखा जाता है। ध्यान रहे, जन्मदाता के रूप में लेकिन कौन है? जॉन लॉक, जो उदारवाद का जनक भी है, उदारवादी स्वतंत्रता का भी जनक है, स्वतंत्रता का भी जनक उसे मान लिया जाता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता का जनक भी उसे मान लिया जाता है, सही रूप में, सिस्टमेटिक रूप में। ठीक है ना? तो इस प्रकार से जो है वो रूसो का संबंध मुख्य रूप से प्राकृतिक स्वतंत्रता का संबंध किससे मान लिया गया? रूसो से। अब आप पूछोगे सर फिर मुख्य रूप से कैसे? तो मुख्य रूप से ऐसे कि सबसे ज्यादा परिष्कृत रूप इसने दिया था। फिर ठीक कैसे दिया उसने वो देखिए। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, सर्वत्र जंजीरों से जकड़ जाता है। मतलब प्रकृति ने स्वतंत्र पैदा किया है, स्वतंत्रता ही दी है प्रकृति ने तो, लेकिन आने के बाद जंजीरों में जकड़ जाता है। ये बात कौन कहता है? रूसो। तो मतलब ये भी प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात तो कर रहा है। फिर प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थकों के अनुसार स्वतंत्रता निर्देश है। अगली बात जो आती है वो आती है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता के जो समर्थक हैं, चाहे वो हॉब्स हो, चाहे लोक हो, चाहे रूसो हो, उन तीनों के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता है क्या? स्वतंत्रता है प्रकृति द्वारा दिए गए निर्देश। अब बात आती है कि भाई फिर प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब ही क्या है?
आप स्वच्छंदता के रूप में 3 प्रकार तो बांट दिए इसमें आपने, एक तो होब्स वाली, एक लोक वाली, एक रूसो वाली, 3 बना दिए इसमें। हालांकि तीनों प्राकृतिक के मान लें कि प्रकृति ने दी है, राज्य ने तो नहीं दी, समाज ने भी नहीं दी, प्रकृति से मिली है स्वतंत्रता। अकॉर्डिंग होब्स, लोक और रूसो, तीनों के अकॉर्डिंग अधिकार और स्वतंत्रता व्यक्ति को मिले तो कहां से मिले हैं? प्रकृति से। ये बात हम मान रहे हैं और एक निर्देश के रूप में वहां जब प्रकृति अवस्था में व्यक्ति था तो हमें मिल गए थे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है प्राकृतिक स्वतंत्रता के अंदर के महत्व की, कि क्या इंपॉर्टेंसी थी इसकी और आज क्या इंपॉर्टेंसी है। तो उसकी इंपॉर्टेंसी दिखती है स्वतंत्रता स्वाभाविक मांग। मतलब प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि भाई स्वाभाविक मांग है, स्वतंत्रता कोई देगा नहीं, प्रकृति दे देगी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मनुष्य की मांग है। भाई प्राकृतिक स्वतंत्रता मतलब नेचुरल यानी स्वाभाविक, हर व्यक्ति की क्या है? स्वाभाविक मांग है। क्या चीज? स्वतंत्रता। ये किससे साबित होता है? प्राकृतिक स्वतंत्रता कंसेप्ट से तो साबित होता है। अगर प्राकृतिक स्वतंत्रता कंसेप्ट ही नहीं होता तो हम ये दावा थोड़ी कर सकते थे कि अधिकार मेरा जन्म सिद्ध, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कह सकते थे क्या? नहीं कह सकते थे। तो यहां बहुत बड़ी बात है कि हमारे को जो है वो स्वतंत्रता का जो दावा हम करते हैं कि स्वतंत्रता में जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में मिली है, तो वो हम किसके माध्यम से करते हैं? प्राकृतिक स्वतंत्रता कंसेप्ट के माध्यम से ही करते हैं। ये बहुत बड़ा महत्व है इसका। ठीक है, अगली बात, अब ये बात कहां कहां कही गई? दुनिया में हर जगह कही गई, जहां जहां क्रांति की गई, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो। मुख्य रूप से अमेरिका और फ्रांस के अंदर तो प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादन ही किया गया था, शुरुआत ही की गई थी। फिर भारत में ही मैंने कहा ना, तिलक ने क्या कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जन्म सिद्ध अधिकार है मतलब क्या है? प्रकृति ने दिया है और मैं इसे लेके रहूंगा, प्रकृति ने दिया है ये अधिकार। ये तो बात साबित हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तिलक कौन थे, तो वो प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक स्वतंत्रता मतलब जन्म से स्वतंत्रता। उपयोगिता क्या है? यह दावा करना कि स्वतंत्रता मेरे स्वभाव में है। इस दावे को हम तभी रख सकते हैं जब प्राकृतिक स्वतंत्रता का कंसेप्ट हो। और तीनों के बारे में हमने जान लिया, होब्स, लोक और रूसो के बारे में। अब हम बढ़ते हैं सामाजिक स्वतंत्रता के बारे में। भाई प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्रकृति वाली तो बात हो गई। अब हम जब बात करते हैं ना कि स्वतंत्रता के अंदर प्रकृति को तो छोड़ दो, चलो प्रकृति ने दी नहीं दी छोड़िए, लेकिन राज्य क्या कर रहा है? स्वतंत्रता के बारे में राज्य क्या कर रहा है या समाज क्या कर रहा है, वो महत्वपूर्ण दूसरा कंसेप्ट शुरू होता है। एक पार्ट तो हो गया, प्रकृति दे रही तो ठीक है, वो तो प्रकृति वाली बात है, वो तो जन्म से प्राप्त हो रही है। लेकिन फिर हम राज्य के से या फिर जो है समाज से स्वतंत्रता किस बात की मांगते हैं? जब प्रकृति ने दे दी तो वो भी तो कोई कंसेप्ट है। समाज या राज्य भी तो कुछ ना कुछ है, वहां से भी तो हमें कहीं ना कहीं स्वतंत्रता मिल रही है। तो वो कैसे मिल रही है? सामाजिक स्वतंत्रता होती क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। वे अधिकार और विशेषाधिकार जिन्हें समाज मान्यता देता है और राज्य सुरक्षा देता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सामाजिक स्वतंत्रता कहते हैं। अब सामाजिक स्वतंत्रता में भी कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार जो है वो हम देखें तो वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। कौन सा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जिन कार्यों का संबंध व्यक्ति के अस्तित्व से संबंधित है। व्यक्तिगत मतलब कि व्यक्ति होने के कारण से किसी को क्या दे दिया आपने? बस केवल मात्र व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति होने के उसमें गुण हैं, हाथ पैर आंख नाक मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं, और इस कारण मात्र से आपने उसको क्या दे दिए? जो स्वतंत्रताएं दी, जो अधिकार दिए, वो स्वतंत्रताएं कौन सी मानी जाएंगी? व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानी जाएगी। जिन कार्यों का संबंध व्यक्ति के अस्तित्व से है, व्यक्ति होने के कारण से जरूरी है उसको, वो सारी स्वतंत्रता कौन सी है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। उन पे कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। उसमें सबसे पहले सामने कौन आया? लॉस्की और मिल। ठीक है, तो उसके अंदर सब जो है हम जानते हैं पहले लॉस्की के बारे में। लॉस्की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में क्या कहते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूर्ण रूप से अपने विकास का एक अवसर है। ये बात मैंने पहले भी बताई है, बार बार कही है। लॉस्की यानी लास, और लास्ट में पूर्ण विकास शब्द आ जाएगा। तो पूर्ण विकास, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता के अंदर पूर्ण रूप से अपने विकास, तो दो चीजें हो गई ना, पूर्ण और विकास। ये दो शब्द मिल जाए ना एक साथ, मतलब कौन है? लॉस्की है। और वो किस स्वतंत्रता की बात कर रहा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो व्यक्ति को पूर्ण विकास करना है तो उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। अगली बात मिल वाली परिभाषा हमने पढ़ी है। कौन सी? व्यक्ति अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के ऊपर संप्रभु है, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन ये सब क्या है? ये डायरेक्ट व्यक्ति की बात कर रहे हैं। कौन कौन कर रहे हैं? लॉस्की हो चाहे मिल हो, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। अगली बात फिर आती है नैतिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कौन आती है? नैतिक स्वतंत्रता। पहली स्वतंत्रता प्राकृतिक स्वतंत्रता, उसमें हमने होब्स, लोक, रूसो के बारे में पढ़ा। उसके बाद में बात करी समाज की स्वतंत्रता,
मतलब समाज हमें जो स्वतंत्रता देती है वो स्वतंत्रता। और समाज में पहली स्वतंत्रता कौन सी मिलती है हमें? व्यक्ति होने के कारण से जो स्वतंत्रता मिलती है वो स्वतंत्रता में सबसे पहले मिलती है। अब दूसरी मिलती है कि समाज में हम करते हैं ना कोई भी काम तो वो मोरली सही है कि नहीं है, नैतिकता के दृष्टिकोण में खरे उतरते हैं या नहीं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बाद में दूसरी चीज, पहली बात तो क्या हुई? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब ये कि व्यक्ति होने के कारण से हमें स्वतंत्रता कौन सी मिलनी चाहिए। लेकिन फिर जैसे ही समाज में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम तो अगली बात आती है कि व्यक्ति जो है वो जो काम करे ना वो मोरली ठीक होने चाहिए, नैतिक रूप से सही होने चाहिए। इसलिए दूसरी बात आती है नैतिक स्वतंत्रता की। अब वो जो नैतिक स्वतंत्रता की बात करने वाले लोग होते हैं ना वो सब आदर्शवादी हैं, दार्शनिक लोग हैं, उच्च स्तरीय हैं, तो राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं वो लोग होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, अनुचित लोभ और लालच के बिना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता, यानी नैतिक रूप से ठीक होने चाहिए हम, सामाजिक रूप से हम सही होने चाहिए, हमें कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए, अपने स्वार्थ के चक्कर में समाज या राष्ट्र का नुकसान नहीं करना चाहिए। तो चल गए ना वो आदर्शवादी जो राज्यों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आदर्शवादी कौन होते हैं? आदर्शवादी वो होते हैं जो राज्यों को आदर्श मानते हैं, राज्यों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और जब हम नैतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, किस बात का? कि मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में समाज या राज्य का नुकसान नहीं करूंगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुझे मिल गई लेकिन उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के चक्कर में मैं समाज और राष्ट्र का नुकसान नहीं करूंगा। ये कौन सी स्वतंत्रता हुई? ये हुई मेरी जो है नैतिक स्वतंत्रता। अर्थात नैतिक स्वतंत्रता को प्रतिपादन कौन करेंगे? वो करेंगे आदर्शवादी, ठीक है, जो राज्यों को सब कुछ मानते हैं। तो अनुचित लोभ और लालच के बिना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता क्या होती है? नैतिक स्वतंत्रता होती है। उसमें प्लेटो, अरस्तु, रूसो, ग्रीन, देखो ये सब आदर्शवादी हैं। रूसो, ग्रीन, कांट, हिगल, ब्रेडले, ठीक, ये सब के सब क्या है? आदर्शवादी विचारक हैं। जब हम पढ़ेंगे आगे राज्य के बारे में भी तो और भी क्लियर हो जाएगा कौन कौन से? ग्रीन, कांट, हिगल और ब्रेडले। दैट्स क्लियर। अगली बात, फिर बात आती है कांट की। अब कांट आदर्शवादी है, निश्चित रूप से है। वो क्या कहता है नैतिक स्वतंत्रता के बारे में? वो कहते हैं स्वनिर्धारित कर्तव्य के आदेश की भावना की पूर्ति। देखो यहां महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है जोरदार। क्या है कि जैसे मानो आपके पैर में कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभ गया तो वो क्या है? आपका स्वनिर्धारित कर्तव्य की खुद निकालो, दूसरा थोड़ा निकालेगा। कांटा दर्द आपके हो रहा है तो स्वनिर्धारित कर्तव्य है कि आपको खुद को निकालना है। तो स्वनिर्धारित कर्तव्य के आदेश की भावना, उसकी पूर्ति तथा विवेक संगत इच्छा, और विवेक संगत इच्छा भी यही है, आपका विवेक भी तो ये कर रहा है नहीं, कांटा निकालना ही है, ठीक। तो विवेक संगत इच्छा की स्वायत्तता नैतिक स्वतंत्रता है। मतलब करते समय आपका विवेक ये कहे कि सही काम है। अगर सही दृष्टिकोण से हम समझने की बात करें, ट्रिक का अलग विषय है, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से बात करें तो ये है कि विवेक जब ये कह दे, विवेक और बुद्धि में अंतर होता है। बुद्धि स्वार्थी हो सकती है, विवेक स्वार्थी नहीं हो सकता। तो विवेक जब कहे और वो सबके हित में हो वो काम, और वो हम करें और उसमें हमें कोई रोके भी नहीं, तो वो क्या कहलाती है? नैतिक स्वतंत्रता। और अकॉर्डिंग टू कांट। और याद रखने का तरीका मैंने बता ही दिया कि कांटा जो चुभेगा उसे स्वयं निर्धारित कर्तव्य के रूप में हमें निकालना पड़ेगा। अगली बात, हिगल। नेक्स्ट कौन आता है? हिगल आता है। हिगल क्या कहते हैं? नैतिक स्वतंत्रता राज्य के प्रति संपूर्ण निष्ठा के पालन की बात मैंने भी बताया था। नैतिक स्वतंत्रता मतलब राज्य सर्वश्रेष्ठ है, राज्य के लिए हमें समर्पित होना है, व्यक्तिगत स्वार्थ में भूलने हैं, राष्ट्र समाज सब कुछ है तो उनके प्रति निष्ठा करनी है। और ये बात कौन कहता है? हिगल। कि हमारी जो भी गल हो, हमारी जो भी बातें हों वो किसके लिए हों? राष्ट्र की निष्ठा के लिए। संपूर्ण निष्ठा राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। बारकर, लोस्की, ये जो लोग हैं, अब यहाँ कांट, हिगल जैसे आदर्शवादियों की बात हो चुकी, उसके बाद कुछ लोग हो रहे हैं जो रिसर्चर है, जो आदर्शवादियों की बात भी करेंगे, सबकी बात करते हैं, तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। कौन? लोस्की, बारकर। ये वो लोग हैं जैसे एज ए टीचर हैं, ठीक है, तो विभिन्न किताबों को इन्होंने भी रिसर्च किया। और बाकी एक विशेष विचारधारा से जुड़े हुए लोग विशेष रूप से है नहीं। हालांकि कुछ विचारधाराओं ने ज़्यादा सपोर्ट कर दिया और कुछ का कम सपोर्ट कर दिया, लेकिन मिल जाएंगे ये हर जगह आपको। कौन? बारकर, लोस्की, ठीक है, तो यहाँ पर भी मिल गई आपको। तो बारकर, लोस्की 4 प्रकार की स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा करते हैं और इन चारों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। कौन कौन सी ये 4? नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। जब अब तक हमने जो बात की उसमें 2 मेजरली बात की। सामाजिक स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी व्यक्ति अपने लिए, और दूसरा नैतिक स्वतंत्रता मतलब राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव वाली स्वतंत्रता। उसमें सारे आदर्शवादी आ गए, राष्ट्र के प्रति निष्ठा की बात करने वाले लोग आ गए। अब हमारी जो बात आती है ना, वो बारकर, लोस्की के अकॉर्डिंग 4 प्रकार की स्वतंत्रता और हुआ करती है। और वो कौन सी है? नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी? नागरिक स्वतंत्रता की। इन 4 में से
ये 4 बताई थी भाई, ये 4 किसने बताई? ये 4 बताई बारकर-लोस्की ने। कौन कौन सी? नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी तो है कि 2 के बाद हम तीसरी काउंट करेंगे इसको, 3, 4, 5, 6, तो ऐसे मैंने इसको लिख दिया। बाकी याद रखना आपको, अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि बारकर और लॉस्की निम्न में से किस स्वतंत्रता की बात नहीं करते, तो 4 याद रखना, इनके बीच में कोई दूसरी डाली जा सकती है, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय। अब इन चारों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? नागरिक स्वतंत्रता की। क्या है? ऐसी स्वतंत्रता जिसके तहत व्यक्ति के विकास के लिए सहूलियत दी जाती है। नागरिक स्वतंत्रता मतलब क्या है कि हम भारत में पैदा हो गए और भारत में या फिर कोई बाहर से व्यक्ति आ गया, चाहे वो पढ़ने के लिए आ गया, चाहे कोई व्यवसाय के लिए आ गया, चाहे वो किसी और काम के लिए यहां पर आ गया, तो भारत में वो रह रहा है। ठीक, अब वो यहां पर रह रहा है इस कारण से, एक तो होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एक होती है नागरिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब तो क्या होता है कि व्यक्ति के रूप में ही धरती पे पैदा हो गया, चाहे वो कहीं भी हो गया, अंडमान निकोबार में हुआ, चाहे वो उत्तरी ध्रुव में पैदा हो गया, कहीं भी हो गया, व्यक्ति होने के कारण से उसे अधिकार मिल गया, वो तो होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। लेकिन एक नागरिक होने के नाते तो मतलब सिर्फ देश का संबंध हो गया उससे। लेकिन इसमें भी ध्यान रखने की बात है कि उस देश के साथ साथ बाहर के नागरिक जो देश में आकर के रहते हैं उनको भी ये स्वतंत्रता दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो अब यहाँ हैं तो राज्य का दायित्व तो है उसके प्रति, तो राज्य जो स्वतंत्रता देता है, नागरिक स्वतंत्रता मतलब क्या है? राज्य देगा, ये स्पेशली पावर है राज्य के पास और राज्य ही सबको सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। तो यहां बात क्या हुई नागरिक स्वतंत्रता में? ऐसी स्वतंत्रता जिसके तहत व्यक्ति के विकास के लिए, किसके लिए? व्यक्ति के विकास के लिए सहूलियत दी जाती है। कौन देगा? राज्य देगा। राज्य में रहने वाले सभी व्यक्ति, अब रहने वाले सारों के लिए आ गई, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो विदेशी हो, सबके लिए स्वतंत्रता है। कौन सी? नागरिक स्वतंत्रता। क्लियर? बारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता, अब बारकर इसके अंदर नागरिक स्वतंत्रता की पार्ट करता है। पहले तो बारकर वैसे ही 4 करता है जिसके अंदर नागरिक स्वतंत्रता की बात हम कर रहे हैं। अब नागरिक के भी कितने पार्ट कर रहा है? वो 3 पार्ट कर रहा है। कौन से? दैहिक, बौद्धिक और व्यावहारिक। मतलब नागरिक जो है वो अपने देह की स्वतंत्रता चाहता है, नागरिक अपने बुद्धि की स्वतंत्रता चाहता है और नागरिक अपने व्यावहारिक जीवन की स्वतंत्रता चाहता है। अब यहां पर नागरिक का मतलब, ये नागरिक स्वतंत्रता देने का मतलब भारत जैसे किसी देश का व्यक्ति है तो वो भी है और बाहर से आने वाला व्यक्ति वो भी है, दोनों को मिलेगी स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता। क्योंकि वो उस देश के अंदर आ गया तो उस पर आश्रित हो गया, और जब आश्रित हो गया तो राज्य देगा उसको सुविधाएं। अब वो कौन कौन से 3 बताई बारकर ने? दैहिक, बौद्धिक और व्यावहारिक। क्लियर है? कंफ्यूज मत रखना इसमें कि भाई नागरिक स्वतंत्रता देख करके आप ये कहो कि भारत का कोई नागरिक है उसी को मिलेगी, नहीं। अगर विदेशी यहां आकर के वो राज्य के आश्रित हो गया ना, आश्रित हो गया मतलब कि राज्य का दायित्व हो गया, जब राज्य का दायित्व होकर के राज्य को स्वतंत्रता दे देता है किसी को, तो स्वतंत्रता कौन सी होगी? नागरिक स्वतंत्रता। यहां से यहां आकर के वो डिपेंड हो गया भारत के ऊपर, तो भारत सरकार जो कुछ देगी तो नागरिक स्वतंत्रता ही है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वाल्टर बेजोहोट की हम जब बात करते हैं, स्वतंत्रता तथा विरोधी मत के प्रति सहिष्णुता को सामाजिक प्रगति की कुंजी माना जाता है। सहिष्णुता बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन कहता है? बेजोहोट। गर्मी को सहन करने की क्षमता, ऐसे याद रखना। हॉट यानी गर्मी, और उसको क्या करना है? सहिष्णु। बस इसमें एक शब्द मिल जाएगा, सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब सहन करना। क्लियर है? वही क्या है? जो है नागरिक स्वतंत्रता है। बस हो गया। अब इसको समझने के दृष्टिकोण से और देख लो। वाल्टर बेजोहोट कहते हैं स्वतंत्रता तथा विरोधी मत। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता तो है ही, उसके साथ साथ विरोधी मत के प्रति सहिष्णुता, यानी हमारा कोई विरोध करे, मैं पढ़ा रहा हूं और कोई व्यक्ति जो है मेरे आकर यहाँ पे कमेंट कर देता है, तो विरोधी मत है, रखने तो कहाँ दिक्कत है, रखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो विरोधी मत को सहन करने की क्षमता मेरे में होनी चाहिए। तो नागरिक स्वतंत्रता का पार्ट होता है, को सामाजिक प्रगति की कुंजी माना जाता है। नागरिक स्वतंत्रता के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बातें रखने का अधिकार होता है और हर किसी की आलोचना करने का अधिकार होता है, और उसे यह माना जाता है कि इससे सामाजिक प्रगति होगी। तो बहन बात इतना ध्यान रखना कि बेजोहोट सहिष्णुता की बात करते हैं, सहन करो गर्मी को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है चौथी स्वतंत्रता, यानी बारकर और लॉस्की के अकॉर्डिंग देखें तो दूसरी। पहली कौन सी है? नागरिक, और दूसरी राजनीतिक। अब राजनीतिक कौन सी है? देश के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार। देश का जो शासन है उसमें सक्रिय रूप से भाग लेना ही राजनीतिक रूप से जो है स्वतंत्रता है। जैसे कि वोट देने का अधिकार, चुनाव का, सरकारी पद प्राप्त करने की स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रताएं क्या हैं? ये राजनीतिक स्वतंत्रताएं हैं। राज्य के ऊपर आश्रित होना वो नागरिक स्वतंत्रता थी, और राज्य में दावा ठोकना कि मैं वोट दूंगा, तेरे को जिताऊंगा, तेरे को रहूंगा और मैं खड़ा हूंगा चुनाव में,
मैं सरकारी पद भी प्राप्त करूंगा। ये क्या है? ये राजनीतिक स्वतंत्रता है, वो नागरिक की बात नहीं है। वो फिर भारत का जो व्यक्ति है ना पर्सनली, जिसने भारत की नागरिकता ले रखी है, वो राजनीतिक स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। विदेशी नहीं कर सकता राजनीतिक स्वतंत्रता का उपयोग। विदेशी को तो सिर्फ नागरिक स्वतंत्रता दी जाएगी, मतलब कि बाहर से आकर के रहा है, अब तेरी जो जरूरतें है ना, आवश्यकताओं को पूरा करना नागरिक स्वतंत्रता है। लेकिन जब हम जाकर के पार्टिसिपेशन की बात करें कि शासन व्यवस्था में पार्टिसिपेट होंगे, चाहे वो वोटिंग के माध्यम से, चाहे वो चुनाव में खड़े होने के माध्यम से, या फिर वो कोई सरकारी पद प्राप्त करने के माध्यम से, अगर आप पार्टिसिपेट होने की बात करें हो तो पॉलिटिकल लिबर्टी है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, वो नागरिक स्वतंत्रता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यहां बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए क्लियर कर लेना, ठीक है। विदेश से आया हुआ व्यक्ति, उसको राज्य संरक्षण देगा तो वो नागरिक स्वतंत्रता है। लेकिन विदेश से आकर के व्यक्ति यहां पर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, तो वो क्या है कि वो उसके पास क्या नहीं है? पॉलिटिकल लिबर्टी नहीं है, राजनीतिक स्वतंत्रता उसके पास नहीं है। क्लियर? अब बढ़ते आगे। ब्लैकस्टोन, बार्कर और लॉस्की, ये तीन विचारक हैं जो इसको स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लैकस्टोन की देख लेते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। ब्लैकस्टोन एक काला सा पत्थर है जिसके ऊपर प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री वोटिंग प्राप्त होने के बाद जाके बैठता है, ऐसे ध्यान रख लो। ब्लैक स्टोन, काला पत्थर, उस पर वोट लेकर के, बहुमत लेकर के प्रधानमंत्री कहां बैठता है? उस काले पत्थर पे बैठता है। मतलब प्रजातंत्र में ही ये ब्लैक स्टोन वाली बात संभव है। कौन सी? कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्र में ही संभव है, और तो कहां मिलेगी भाई? आप वोट दे सकते हो तो प्रजातंत्र में, चुनाव प्रजातंत्र में, सरकारी पद प्राप्त करना प्रजातंत्र में, वहां हर कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये राजनीतिक स्वतंत्रता कहां मिलती है? प्रजातंत्र में। कौन कहता है? ब्लैक स्टोन। फिर बारकर, अब बार वाले, भाई जैसे पाकिस्तान है पूरी तरह से प्रजातंत्र नहीं है वहां, वो बार वाले हैं, तो वो भी जब हमारे यहाँ देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वो राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। जो यहाँ पर होता है, क्या होता है? यहाँ सरकार बनाई जाती है, सरकार पे जनता का नियंत्रण होता है, ठीक है। ये दो क्षमताएं अगर होती है तो बार वाले भी कहने लग जाते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है? राजनीतिक स्वतंत्रता चल रही है। समझ में आ गई बात? तो बारकर को याद आ जाएगा ना कि बार वाले भी कब ये कह पाते हैं कि देश में क्या चल रही है? राजनीतिक स्वतंत्रता। वो तब कह पाते हैं जब सरकार बनाने का और सरकार को नियंत्रण करने का कंट्रोल पब्लिक के पास हो। अगली बात लॉस्की क्या कहते हैं? राज्य के मामले में खुलकर भाग ले सकता हूं। वो कहता है कि मैं, लॉस्की खुद कहता है कि मैं राज्य के मामले में खुल के भाग ले सकता हूं, मतलब मेरे पास पॉलिटिकल स्वतंत्रता है। समझ में आ गई बात? अब लॉस्की के बारे में दो ही बात है, पूर्ण स्वतंत्रता की बात करता है वो एक तो, और दूसरी बात किसकी बात करता है? जिससे कि उसका विकास हो सके, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में उसने बात कही थी। और यहां बात हो रही है किसकी? राजनीतिक स्वतंत्रता में लॉस्की अपने विचार रख रहा है। वो कह रहा है कि मैं खुल करके भाग ले सकता हूं। तो भाग कहां लेगा? राजनीति में लेगा। तो जब खुल के शासन व्यवस्था में भाग ले सकता है, मतलब लॉस्की किसकी बात कर रहा है? राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। तो याद रह जाएगा, ठीक है। तो लाश खुल करके भाग लेती है, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक। अगली बात आती है आर्थिक स्वतंत्रता की। किसकी बात आती है? आर्थिक स्वतंत्रता की। आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने की स्वतंत्रता। अब यहां एक बात तो ये समझो कि बारकर लॉस्की के अकॉर्डिंग कौन सी हो गई? तीसरी। पहली व्यक्तिगत, दूसरी पहली नागरिक, दूसरी राजनीतिक और तीसरी आर्थिक। पहली नागरिक, दूसरी राजनीतिक और तीसरी हो गई आर्थिक। और टोटल वे में कौन सी हो गई? पांचवी, क्योंकि दो पहले वाली थी अपनी। समझ में आ रही बात? चलिए, आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने की स्वतंत्रता। यानी आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि भाई मैं ना आर्थिक प्रयत्नों का लाभ, जब मैं आर्थिक प्रयत्न कर रहा हूं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब ये YouTube अगर मेरे पास कुछ पैसे भेजे, जो भी उसकी इच्छा अनुसार, कुछ नहीं भेजता वैसे तो, ठीक है, हजारों विद्यार्थी जब देखते हैं ना तब भेजता है, तो उसके लिए तो मुझे जो है वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड वालों को जीके पढ़ाना चाहिए। लेकिन नहीं, जिस चीज़ के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ज़्यादा लाभ दे सकता हूँ, उसको मैं प्रायोरिटी में रख ही रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे उस बात से मतलब नहीं कि यूट्यूब मुझे क्या देगा, लेकिन हाँ, अगर मैं अपने प्रयास कर रहा हूँ और अगर वो उन प्रयासों का अगर $1 भी अगर वो दे, यूट्यूब दे, और वो किसी दूसरे को दे दे, तो मैं बर्दाश्त करूँगा क्या? नहीं करूँगा। चाहे दे ही मत, चाहे मुझे बंदी करवाना पड़ जाए ये एडसेंस, लेकिन मैं ये थोड़ी चाहूँगा कि किसी दूसरे को मिल जाए। सो रहा है कोई व्यक्ति तो सो रहे व्यक्ति को मिल जाए जाकर के वो $, ऐसा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ना। वो चीज़ इसके अंतर्गत है कि भाई आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि काम में कर रहा हूँ ना तो मुझे लाभ भी मिलना चाहिए। आर्थिक प्रयत्नों का लाभ स्वयं प्राप्त करने की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? आर्थिक स्वतंत्रता कहलाती है। आर्थिक गतिविधियों में प्रतिबंध नहीं होता। भाई सीधी बात है, नकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आपको खुला छोड़ दिया, कमाओ और खाओ, ये तो है नकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता। कोई भी दुकान खोलो, और चाहे आप
पढ़ाई करो, चाहे कुछ और करो, किसी को पढ़ाओ, चाहे कहीं भी पैसे कमाओ, आपको पैसे कमाने की पूरी स्वतंत्रता है। ये तो हुई नकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता। लेकिन अगर आपके पास साधन सुविधाएं नहीं है, बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट अगर लोन उपलब्ध करवाए, अन्य साधन सुविधाएं उपलब्ध करवाए, दुकान खुला करके दे दे, या फिर अन्य कोई बिजनेस के लिए गवर्नमेंट प्रयास करे, तो वो होती है सकारात्मक, क्योंकि फ्री भी छोड़ा और साधन सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी, तो वो सकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता होती है। तो सकारात्मक आर्थिक स्वतंत्रता गतिविधियों की स्वतंत्रता के साथ असमर्थता का निराकरण। भाई आपने उसको मतलब फ्री तो छोड़ दिया, लेकिन फ्री छोड़ने के बाद में उसके बाद पैसे नहीं, तो बिजनेस कहां से करेगा। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव उठाए और कुछ पैसा लोगों तक पहुंचाए, तब जाकर के क्या होती है, आर्थिक स्वतंत्रता सकारात्मक हो पाती है, उसका सही लाभ प्राप्त हो पाता है। अब बात आती है लॉस्की की। सबसे पहले किसकी बात आती है, लॉस्की की। लॉस्की क्या कहता है, आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। अगर आप पैसे की स्वतंत्रता नहीं दोगे ना, तो कोई खरीद लेगा आपको। तो भाई आपके पास अगर पेट भरने लायक कुछ नहीं है, यही कहीं कि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, कमा नहीं पा रहे हैं, आर्थिक रूप से आप स्वतंत्र नहीं है, दबाव में है, किसी टेंशन में है, पैसे नहीं है, सीधा सा है, पैसे नहीं होना ही क्या है, आर्थिक दबाव है, आर्थिक प्रतंत्रता है। और वो प्रतंत्रता है ना, फिर अगर कोई ये कहे कि भाई तू मेरे को वोट देना, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, और थोड़ी देर बाद में दूसरा आ जाए और वो कह दे कि मैं 1000 रुपये दूंगा, तो मेरे को वोट दे देना। अब वो अगर व्यक्ति अगर दबाव में है, पैसे बेचारे के पास नहीं है किसी के पास, तो वो देखेगा अरे वोट देना एक दे करके 1000 रुपये ले आता हूँ और वो किसी काम आ जाएंगे मेरे। तो ये बात हो जाती है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं तो फिर राजनीतिक स्वतंत्रता कोई मतलब नहीं। और ये बात कौन कहता है, वही लॉस्की जा देता है इसे विचार। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है, कि एक मूर्ख नंगे व्यक्ति के लिए वोट देने, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं है। उसके लिए कोई सार्वजनिक पद का महत्व नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल नंगा और गरीब बैठा हुआ है, उसको आप जाकर के कहो कि भैया तेरे को राजनीतिक अधिकार देता हूं, कि इन राजनीतिक अधिकार को तेरे पास रख, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो पेट भरने के लिए कुछ दे, वो यही कहेगा। तो यहां पर यह बात आती है कि एक मूर्ख नंगे व्यक्ति के लिए वोट देने के, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार नेहरू जी कहते हैं कि एक भूखे मनुष्य के लिए मत अथवा वोट का कोई महत्व नहीं है, किसी प्रकार की वोटिंग का उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट बात आती है राष्ट्रीय स्वतंत्रता अर्थात स्वाधीनता। अब राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या है, इसका मतलब होता है सीधी सीधी जो 1947 के अंदर हमें आज़ादी मिली थी, वो क्या थी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता थी। उसी प्रकार अमेरिका में मिली, उसके बाद फ्रांस में मिली, वो सब क्या थी, वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता थी। यानी कोई भी देश आज़ाद होना क्या है, राष्ट्र को स्वतंत्रता मिलना है, अर्थात राष्ट्र के रूप में वहाँ के नागरिक स्वतंत्रता का एहसास करे, तो वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता होती है। जैसे अमेरिका में 1776 मिली, भारत में 1947 में मिली। और सैद्धांतिक दृष्टि से इसका मतलब होता है कि उस देश के मामले में कोई दूसरा देश आकर के हस्तक्षेप न करे, यानी निरपेक्ष स्वतंत्रता। वो देश चाहे वैसे करे, उसकी सरकारें जैसे चाहे वैसे करे, वो क्या होता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता होती है। सीधी सी बात है। लेकिन क्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता हमेशा सही रहती है, नहीं। व्यावहारिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रतिबंध संभव है और लगाया ही जाना चाहिए। जैसे उत्तरी कोरिया, उसके ऊपर यूएनओ का इतना पावर नहीं चल पा रहा, तो चाहे जैसे करता है। और अभी रशिया को देख लो, इस समय वो आराम से यूक्रेन पे बम फेंक रहा है, कौन रोक रहा है इसको, वो रोक रहा है क्या, नहीं रोक रहा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रतिबंध राज्यों पे होना चाहिए, अन्यथा रशिया की तरह जो है वो लोग दादागिरी करेंगे, या फिर और भी कोई देश कर सकता है, कोई भी कर सकता है। आजकल तो ज्यादातर ही लोग यूएनओ की नहीं मान रहे, ठीक है, सब अपना अपना चला रहे हैं प्रोग्राम, और ये नुकसानदायक चीज है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बड़ी नुकसानदायक चीज है। राष्ट्रों पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रतिबंध जरूरी है। किस लिए जरूरी है, विश्व शांति के लिए जरूरी है, तभी विश्व शांति हो पाएगी, अंततः बहुत बड़ी टेंशन है ये, ठीक है ना। पहला और दूसरा विश्व युद्ध किस बात का परिणाम था, इसी बात का था कि जब आपने अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं माना तो युद्ध शुद्ध हो गए, वही बात है। हॉबहाउस ने स्वतंत्रता के निम्न प्रकार बताए। अब एक विचारक आता है हॉबहाउस, और वो भी कुछ स्वतंत्रता के प्रकार बताता है। पहला, परिवार की स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, चारों याद रखना, ठीक। राजनीतिक, आर्थिक तो और राष्ट्रीय, ये तीन स्वतंत्रताएं तो जो हैं वो तीनों स्वतंत्रताएं किसने दी हैं, बार्कर लॉस्की ने बताई थी। अलग से क्या बता दी हॉबहाउस ने, परिवार वाली स्वतंत्रता हॉबहाउस ने, हाउस यानी घर और घर की यानी परिवार की, ये एक्स्ट्रा उसने बता दी। किसने बताई, हॉबहाउस ने। रह जाएगा याद। तो इस प्रकार से जो है स्वतंत्रता के प्रकार कंप्लीट हुए। कल अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार या मार्क्सवादियों के अनुसार और समकालीन विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, दोनों बातें अपन कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ कुछ एनसीईआरटी के अंदर भी, चूंकि टॉपिक है एनसीईआरटी 11th के अंदर, तो वहां से जो क्वेश्चन बन रहे हैं
वो क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, टोटली कंप्लीट कर दिया जाएगा कल के वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।